हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित पाल। सामान्य अध्ययन की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भूगोल से संबंधित जलवायु एवं मिट्टी। इस टॉपिक से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं जो कि आगामी परीक्षा में आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहिए और प्रत्येक क्वेश्चन का आप अध्ययन कीजिए। प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की स्थिति क्या कहते हैं? मौसम की स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जलवायु। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहा जाता है, उसको उसकी जलवायु कहते हैं। जैसे कि हम भारत की बात करते हैं तो भारत की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, मौसम किसे कहते हैं? मौसम किसे कहते हैं? तो इसका देखते हैं। किसी स्थान पर थोड़े समय की वायुमंडलीय अवस्थाओं को मौसम कहा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि अब बरसात का मौसम है, अब गर्म है, अब ठंडा है। तो इस प्रकार का जो वो मौसम होता है वो कुछ समय के लिए होता है, एक दो दिन के लिए होता है, मैंने कुछ समय के लिए होता है, वह स्थायी नहीं होता। तो वायुमंडलीय परिवर्तन होता है उसमें थोड़े समय के लिए, तो उस स्थिति को कहते हैं, उस अवस्था को मौसम कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में मौसम संबंधित मानचित्र कहाँ से प्रकाशित होते हैं? भारत में मौसम संबंधित मानचित्र कहाँ से प्रकाशित होते हैं? तो पुणे से प्रकाशित होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय मौसम अनुमान संबंधित विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह दिल्ली में है। भारतीय मौसम अनुमान संबंधित विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। जैसे कि हमारा भारतीय मौसम जो विभाग है वह अनुमान लगाता है कि भाई अगले 4 दिन में बाद बारिश होनी है, वर्षा होने वाली है, या आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, या शीत ऋतु होने वाली है, पाला पड़ने वाला है। तो इन सब चीज़ों की जो घोषणा होती है, जो उनका जो अनुमान लगाया जाता है, तो वो मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। और इसके साथ साथ फिर क्षेत्रीय मुख्यालय भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय मौसम अनुमान संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर हैं? भारतीय मौसम अनुमान संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में है, कोलकाता में है, नागपुर और पुणे, 4 स्थानों पर हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में आपका हिंद महासागर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तरी भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? तो उत्तरी भारत में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है। ये जेट स्ट्रीम कहते हैं उसको, जेट स्ट्रीम के कारण होती है। पश्चिम विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण उत्तरी भारत में शीत ऋतु में, जैसे जनवरी और दिसंबर जनवरी के माह में जो बरसात होती है वह पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है उत्तर भारत में। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान में पश्चिम विक्षोभ को क्या कहते हैं? जो राजस्थान में जैसे दिसंबर जनवरी के माह में जो पश्चिम विक्षोभ आता है, दिसंबर मुख्य रूप से जनवरी में, और तो उसको राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं मावट। मावट कहते हैं, पश्चिम विक्षोभ को मावट कहा जाता है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन हमारा है, जनवरी फरवरी में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा क्यों होती है? हम देखते हैं कि कई बार कि जनवरी फरवरी के माह में तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो उसमें देखते हैं कि ये क्यों होती है? होती है लौटते मानसून से, लौटते हुए मानसून से होती है, और उत्तर पूर्वी मानसून से। यानी कि ये जो मानसून आता है कहाँ से आता है? उत्तर पूर्व की साइड से आता है। तमिलनाडु में होता है तो तमिलनाडु का उत्तर पूर्व की साइड पड़ेगा, जैसे कि पश्चिम बंगाल और जो नॉर्थ के जो राज्य हैं उधर की साइड से, उड़ीसा की साइड से, तटवर्ती क्षेत्रों से होता हुआ जो मानसून आएगा वो तमिलनाडु के तटों पर वर्षा करेगा, उसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है। इन वर्षाओं को पूर्वी भारत में क्या कहते हैं? तो उनको नॉर्वेस्टर कहते हैं। जो पूर्वी भारत है, जो 7 सिस्टर्स हैं वहाँ पर उनको कहा जाता है नॉर्वेस्टर। जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, इधर की साइड जो ये हवाएं, इनको क्या कहते हैं? असम में क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर कहा जाता है। पूर्वी भारत में जो 7 सिस्टर जो हमारे राज्य हैं उनमें इन हवाओं को, आर्द्र हवाओं को नॉर्वेस्टर कहा जाता है। खास बात देखिए, हम क्या करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र एवं आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं। कब? ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में गर्मियों के मौसम में आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, और वे आर्द्र हवाएं क्या करती हैं? उसके साथ में वर्षा होती है। जो आर्द्र हवाएं चलती हैं उसके साथ में वर्षाएं होती हैं। तो इन हवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि पूर्वी भारत में इन हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बंगाल में इन हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। बंगाल में आर्द्र हवाएं जो चलने लगती हैं ग्रीष्म काल में, उनको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ये सब बरसात लाती हैं, वहाँ पर बरसात करती हैं, वर्षा करती हैं हवा के साथ में। अगला क्वेश्चन ये है, कर्नाटक में
इन आर्द्र हवाओं को क्या कहते हैं? जो ग्रीष्म ऋतु में आर्द्र हवाएं चलती हैं कर्नाटक में, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है चेरी ब्लॉसम एवं कॉफ़ी वर्षा कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम एवं कॉफ़ी वर्षा कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम एवं कॉफ़ी वर्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कॉफ़ी की फसल के लिए ये बहुत ही उपयोगी होती है और चेरी की फसल के लिए भी यह उपयोगी होती है, इसलिए इसको चेरी ब्लॉसम एवं कॉफ़ी वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत केरल में इन आर्द्र हवाओं को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं आम्र वर्षा कहा जाता है। दक्षिण भारत में जब ये आर्द्र हवाएं चलती हैं ग्रीष्म ऋतु में तो वहाँ पर वर्षा होती है और उस वर्षा को कहा जाता है आम्र वर्षा। आम्र वर्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि केरल के जो तटवर्ती जो क्षेत्र हैं, जो केरल का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो आम की जो बगीचे, आम की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी ये वर्षा होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? उसको लू कहते हैं। जो हम देखते हैं कि मार्च के बाद में यहाँ पर अप्रैल और मई में गर्म हवाएं चलती हैं उत्तर भारत में। अप्रैल मई में जून में गर्म हवाएं चलती हैं और उन गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? लू कहते हैं, जिसके बाद में मानसून आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, अरब सागर का मानसून सबसे पहले वर्षा कहाँ करता है? जो अरब सागर का मानसून आता है तो सबसे पहले बरसात कहाँ करता है? तो ये करता है केरल में करता है। हम देखते हैं जैसे कि मानचित्र की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो क्षेत्र पड़ता है केरल का क्षेत्र पड़ता है और ये पूरा क्या है? अरब सागर है। तो इधर से जो मानसूनी हवाएं आती हैं तो सबसे पहले वो बरसात जो करती हैं वो केरल तट पर करती हैं, इधर केरल में, और ये जून के प्रथम सप्ताह में बरसात होती है। यहाँ पर ये केरल में बरसात होती है सबसे पहले। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होती है मासिनराम मेघालय में होती है। मासिनराम मेघालय में होती है। 1141 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर नापी गई है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये मासिनराम मेघालय में होती है। अब कहाँ पर पड़ता है ये हम देखते हैं मानचित्र के हिसाब से। तो हमने बनाया मानचित्र, ये आपका ये नॉर्थ इंडिया हो गया, पूर्वी भारत इधर की, इसकी बात करते हैं। तो ये मासिनराम जो बंगाल की खाड़ी से यहाँ से जो मानसून जाता है उसकी सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है यहाँ पर होती है। ये इस जगह को बोलते हैं, यहाँ पर ये है मेघालय, और मेघालय यहीं पर बरसात होती है। मासिनराम यहाँ पर है। खासी गारो जयंतियाँ यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं और उन खासी गारो जयंती की जो पहाड़ियाँ हैं वो इस प्रकार से कटोरे के समान, और जो मानसून जाता है वो वहाँ पर घिर जाता है और उसी जगह पर उसी के पास में पड़ता है मासिनराम। मासिनराम में ही सबसे अधिक बरसात होती है। 1141 सेंटीमीटर बरसात यहाँ पर होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, बंगाल की खाड़ी में मानसून से वर्षा कहाँ पर होती है? अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो उसका आंसर ये होगा खासी गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में, मेघालय में होती है। वही जो बंगाल की खाड़ी से होते हुए जो मानसून जाता है तो वो कहाँ पर घिर जाता है? खासी गारो और जयंती जो पहाड़ियाँ हैं, जो कटोरे की जैसी जिसकी आकृति बनी हुई है, वो मानसून वहाँ पर घिर जाता है और सबसे अधिक बरसात वो वहीं पर करता है। नेक्स्ट, अगर पर्टिकुलर स्थान की बात आए तो कौन सा आंसर होगा हमारा? मानसिनराम होगा। और अगर पूछा जाए कि बंगाल की खाड़ी के मानसून से अधिक वर्षा कहाँ पर होती है तो ये 3 स्थान है। ये जो पहाड़ियाँ हैं, खासी गारो जयंती जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों को में सबसे अधिक वर्षा होती है। और ये नाम जो रखे गए, इन पहाड़ियों के जो नाम रखेंगे, गारो खासी जयंतिया, ये वहाँ पर रहने वाली जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। वहाँ पर गारो जनजाति रहती है, खासी जनजाति रहती है, जयंतिया जनजाति रहती है मेघालय में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे देश में 65% वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, जो मानसून जून माह में आना प्रारंभ होता है, उस मानसून से भारत में, जिसको बोलते हैं हम बरसात की ऋतु बोलते हैं, बरसात ऋतु, तो उसमें 65% मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है भारत के अंदर। नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारा शुरू होता है मिट्टी से संबंधित। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं मृदा विज्ञान, यानी कि पेडोलॉजी कहते हैं, उसको कहा जाता है पेडोलॉजी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान क्या होता है? फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान क्या होता है? तो ये होता है आपका 6 से 7 होना चाहिए। 6 से 7 पीएच मान होना चाहिए। एक बार फिर करते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये पीएच मान जो है 6 से 7 होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय मिट्टी विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय मिट्टी विज्ञान संस्थान भोपाल में स्थित है, भोपाल इंडिया में स्थित है। नेक्स्ट, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई? ये 1953 में हुई, 1953 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय भूमि
मरुभूमि, केंद्रीय मरुभूमि अनुसंधान संस्थान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है पृथ्वी परीक्षा में। केंद्रीय मरुभूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय मरुभूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? तो यह 8 भागों में बांटा है। 8 प्रकार की मिट्टियाँ भारत में अनुसंधान विभाग ने बताई हैं। इनमें से 4 महत्वपूर्ण मिट्टियाँ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में पाए जाने वाली प्रमुख 4 मिट्टी के नाम बताइए। भारत में पाई जाने वाली 4 प्रमुख मिट्टियाँ हैं जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। और अन्य जो 4 मिट्टियाँ हैं वो भी इनके ही इन्हीं में से बनती हैं, वो इनके क्षरण से विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ बनती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा वो है जलोढ़ मिट्टी, जिसको दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी मिट्टी है? ये जलोढ़ मिट्टी है। और ये मिट्टी सबसे अधिक कहाँ मिलती है? गंगा यमुना का जो दोआब का जो क्षेत्र है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की प्रचुर मात्रा है, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है और फसल के लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, यह वह मृदा जिसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, तो वो कौन सी थी? बलुई दोमट मिट्टी। बलुई दोमट मिट्टी की जो जल धारण करने की जो क्षमता होती है वह सबसे कम होती है बलुई दोमट मिट्टी में। अगला क्वेश्चन हमारा है, जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती हैं? जलोढ़ मिट्टी में धान की फसल होती है, मक्का होती है, तिलहन होती है, दलहन होती है, आलू होता है और गेहूँ होता है। गेहूँ भी होता है, गेहूँ तो इसकी मुख्य फसल है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से तत्व मिलते हैं? कौन कौन से तत्व होते हैं जलोढ़ मिट्टी के अंदर? जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। जलोढ़ मिट्टी के अंदर महत्वपूर्ण जो तत्व होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर कहा जाता है, उसको बांगर कहा जाता है, बांगर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं उनके टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे मतलब प्रमुख फसल तो और भी होती हैं, लेकिन प्रमुख फसल के रूप में अगर आ जाए कि प्रमुख फसल कौन सी होती है तो कपास की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। काली मिट्टी को कपास की फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में काली मिट्टी कौन कौन से राज्य में मिलती है? काली मिट्टी कहाँ कहाँ पर मिलती है? गुजरात में मिलती है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पर है, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र में है, कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में है और आंध्र प्रदेश में काली मिट्टी मिलती है। एक बार इसका मानचित्र में आप इसका अध्ययन कर लीजिए। जैसे मानचित्र को देख लीजिए तो गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में है और उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र में है, कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में है और आंध्र प्रदेश में है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि भारत में काली मिट्टी कौन कौन से राज्य में है? तो ये गुजरात में है, गुजरात का एरिया ये पड़ता है यहाँ पर, ये गुजरात है, तो गुजरात में यहाँ पर मिलती है काली मिट्टी। दूसरी बात फिर क्या आता है, महाराष्ट्र का क्षेत्र यहाँ पर ही है, ठीक है जी। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है? पश्चिम क्षेत्र। मध्य प्रदेश का पश्चिम क्षेत्र राजस्थान से लगता हुआ जो क्षेत्र होगा इधर, और ये क्षेत्र होगा इसको बोलेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश के यहाँ पर मिलेगी काली मिट्टी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उड़ीसा का दक्षिणी क्षेत्र यहाँ पर ये वो है उड़ीसा, यहाँ पर उड़ीसा मिलती है। फिर कर्नाटक की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के नीचे क्या है? कर्नाटक है। यहाँ पर कर्नाटक में मिलेगा उत्तरी क्षेत्र, कर्नाटक का जो महाराष्ट्र से लगता हुआ जो क्षेत्र है उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर काली मिट्टी मिलती है। और इसी के बाद यहाँ पर आता है नीचे, उड़ीसा के नीचे पड़ता है आंध्र प्रदेश में काली मिट्टी पड़ती है। तो ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये उड़ीसा हो गया, ये आपका मध्य प्रदेश हो गया और ये गुजरात हो गया, ठीक है जी। और इसी ऊपर क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र, और ये कर्नाटक हो गया आपका। तो इस प्रकार से जो क्षेत्र हैं यहाँ पर काली मिट्टी मिलती है। अगला क्वेश्चन हमारा, लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो जलवायु परिवर्तन के कारण रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन के कारण होता है। जो चट्टानें होती हैं, कुछ रवेदार चट्टानें होती हैं, कायांतरित चट्टानें होती हैं जो परिवर्तनशील होती हैं, जो परिवर्तन करती हैं, कायांतरित, जिन चट्टानों में परिवर्तन होता है, जलवायु के प्रभाव के कारण परिवर्तन होता है, तापमान के कारण परिवर्तन होता है, मौसम के कारण परिवर्तन होता है, तो ऐसी चट्टानों को बोलते हैं कायांतरित चट्टानें बोलती हैं। तो रवेदार एवं कायांतरित चट्टान शैलों के विघटन से, उनके टूटने के कारण क्या होता है? लाल मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है,
लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का लाल रंग होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, लाल मिट्टी में कौन कौन से तत्व मिलते हैं? लाल मिट्टी में कौन से तत्व मिलते हैं? तो लाल मिट्टी में सिलिका मिलता है और आयरन मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में लाल मिट्टी कौन से क्षेत्र में मिलती है, कहाँ पर मिलती है? ठीक है, भारत में लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पर मिलती है? आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में है, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में है और पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में है, मेघालय की गारो खासी जो जयंतियाँ पहाड़ियाँ उनमें है, नागालैंड में है और राजस्थान के अरावली और महाराष्ट्र में है और तमिलनाडु में है, कर्नाटक में, यहाँ पर लाल मिट्टी प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो लाल मिट्टी की उर्वरता चूना का इस्तेमाल करके बढ़ाई जा सकती है। चूने का इस्तेमाल करके लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? लेटराइट मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता की क्रमिक परिवर्तन के कारण होता है। जो मानसूनी जलवायु में आर्द्रता आती है, कभी तो आर्द्रता होती है, कभी शुष्कता आती है, यानी कि कभी गर्म कभी ठंडा, मतलब आर्द्रता वहाँ पर रहती है, नमी रहती है और कभी शुष्क हो जाती है। तो उसकी जो क्रमिक परिवर्तन होता रहता है, उस परिवर्तन के कारण क्या होता है? लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और इस मिट्टी का निर्माण हमेशा हम देखते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो ढलान वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर इस मिट्टी का निर्माण होता है। लेटराइट मिट्टी में कौन सी खेती होती है? तो लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती होती है और इलायची की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी ये मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट, लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लावा मिट्टी मालवा के पठार में पाई जाती है। लावा मिट्टी कहाँ पर है? मालवा के पठार में लावा मिट्टी पाई जाती है। भारत में लवणीय मृदा का सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? भारत में लवणीय मतलब नमकीनी जो भूमि है, नमकीनी मृदा का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ पर है? लवणीय मृदा का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, चाय बागान के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होनी चाहिए? तो किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए? चाय बागान के लिए जो मिट्टी होती है उसमें क्या होना चाहिए? वो अम्लीय होनी चाहिए। ठीक है, चाय बागान के लिए उपयुक्त मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो अम्लीय होनी चाहिए। वहीं पर चाय की खेती की जा सकती है, जैसे कि लेटराइट मिट्टी। लेटराइट जो मिट्टी होती है वो अम्लीय मिट्टी होती है, इसलिए वहाँ पर चाय के बागान के लिए वह मिट्टी उपयोगी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी फसल से मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है? कौन सी फसल से, जो हम खेती करते हैं, खेती में किस प्रकार की फसल से भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी? तो होता है दलहनी फसल के लिए। दलहनी जो दाल वाली जो फसलें होती हैं, उनसे मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। उसका कारण ये होता है कि जो दाल वाली जो फसलें होती हैं, दाल वाली फसलों के जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले कुछ जीवाणु होते हैं, जिसके कारण मृदा में नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या है? भारत के किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या है? तो शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी क्षेत्र और जो चंबल घाटी है, वहाँ पर अपरदन की समस्या होती है। भारतीय मृदा में कौन से सूक्ष्म तत्व सर्वाधिक कमी है? भारतीय मृदा में, भारतीय जो भूमि है वहाँ पर सबसे अधिक कौन से सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी दिखाई देती है मिट्टी के अंदर? तो यहाँ पर जस्ते की कमी दिखाई देती है। भारतीय मृदा में जस्ते की कमी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन जो रोका जा सकता है वनारोपण से रोका जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए उन क्षेत्रों में, जैसे कि जो शिवालिक के जो तलहटी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर, जो चंबल के जो क्षेत्र, अगर वहाँ पर पेड़ लगाए जाएँ तो अपरदन की जो समस्या है, मृदा अपरदन की समस्या वो खत्म की जा सकती है। मृदा अपरदन कैसे होता है? जैसे बरसात होती है तो बरसात होने पर क्या होता है कि जगह जगह पर वहाँ से मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाता है और बड़े बड़े खड़ और नालियाँ बन जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी बहती रहती है, क्षरण होना शुरू हो जाता है। तो वह उसको बोला जाता है मृदा अपरदन। और उसको कैसे रोका जा सकता है? वनारोपण से रोका जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वन वहाँ पर ऐसे क्षेत्रों में लगाए जाएँ। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चंस हो चुके हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने आपको यहाँ से कराए हैं। और फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी आप दबा दीजिए। धन्यवाद।